बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की एजुकेशनल ग्रुप पे। यहाँ पे हम लोग आगे अध्ययन करेंगे प्रोटीन का। लेकिन प्रोटीन का अध्ययन करने के लिए हमें एमिनो एसिड की समझ होनी चाहिए। अब देखिए एमिनो एसिड क्या होता है, चलिए हम लोग समझ बनाते हैं पहले एमिनो एसिड पे। तो देखते हैं, देखिए एमिनो एसिड। अब देखिए एमिनो एसिड क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अमीनो अम्ल। बहुत आसान, जैसे 10th क्लास अगर साइंस बैकग्राउंड से आप होंगे तो बहुत फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है मेथिन। तो मेथिन को समझने का प्रयास करिए अगर, तो देख लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, बीपीसी एक दफा पूछ चुकी है। तो याद रखना इसमें जितने सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 4। अगर हम इसमें याद रखें कि इसे विस्थापित करें, विस्थापन कब होता है, जैसे मान लीजिए कि क्लास में जब हम लोग बैठते थे, एक कमजोर बच्चा होता है और मुझे वहाँ बैठना है, तो कमजोर बच्चा को हटा के मैं उसका स्थान ले सकता हूँ। तो ज़्यादा पावरफुल यानी ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी पदार्थ छोटे केमिकल को हटा के उसका स्थान ले लेती है, उसे कहते हैं विस्थापन। और ऐसी विस्थापन अभिक्रिया भी होती है। अगर यहाँ हम लोग देखें तो जो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन प्रॉपर ए वाला, याद रखना ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को हम हटाना चाहें तो बहुत आसानी से इससे मजबूत हम ले आए। जैसे इससे मजबूत है COOH, इससे हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है, इससे ज़्यादा एक्टिव है NH3 NH2, हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, अगर मैं पूछूँ ए है क्या, अभी ए क्या है, तो ये है हमारा मेथेन जिसका सूत्र है CH4। और ये हमारे बायोगैस, गोबर गैस का एक प्रमुख घटक होता है। बीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल कि हमारे प्राकृतिक गैस हो गया या फिर हो गया बायोगैस, गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मेथेन आपको समानता जितने भी पादप है, जो सड़े हुए पादप वहाँ आपको मिल सकता है। गेहूं अगर कहीं लगा हुआ है तो कीचड़ है, कीचड़ में मेथेन मिल सकता है आपको। कुआं जो बहुत पुराना कुआं उसमें आपको मेथेन मिल सकता है। तो मेथेन जो, या फिर कोयला का जो भंडार है वहाँ आपको मेथेन मिल सकता है। इसलिए मेथेन कीचड़ में ज़्यादा उपलब्ध होता है, इसलिए मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, या फिर कीचड़ गैस, मार्स गैस इसे ही कहते हैं मेथेन को। अब मैं चाहूँ तो ए हाइड्रोजन, चूंकि ए बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है, याद रखना क्या है, सिग्मा बॉन्ड ए वाला। मैं चाहूँ तो अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव पदार्थ ले आऊँ तो ये पदार्थ इस पर अटैक करके इसे हटा के और इसकी जगह पर स्थान ले सकती है। तो कैसे होगा आप समझिए इस बात को। तो इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लिख दिया, COOH। और याद रखना कहीं भी अगर आपको COOH लिखा मिले, इसका मतलब होता है कार्बोजाइलिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एसिड। ठीक है, ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसे कौन डिस्प्लेस कर देगा, NH2। तो NH2 जैसे ही इसे डिस्प्लेस करेगा तो इधर जुड़ जाएगा NH2। अरे समझिए मामला। अब जो ये आपके सामने जो खाका तैयार है, ये अब पहले क्या था, ये मेथेन था, लेकिन अब ये मेथेन है, यही बन चुका है क्या, एमिनो एसिड। अगर आपसे पूछे एमिनो एसिड क्या है, लेकिन समझें इस बात को, पूर्णतः एमिनो एसिड के फॉर्म में आ रहा है, अभी तक आया नहीं है। अब एमिनो एसिड क्या होगा, तो एमिनो एसिड कुछ नहीं कीजिए, याद रखना हाइड्रोजन रहने दीजिए। और ये हाइड्रोजन है, ये भी एमिनो एसिड है, लेकिन याद रखना यहाँ जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है इसे भी हमें डिस्प्लेस करना है, इसे भी हटाना है। अभी भी हाइड्रोजन एमिनो एसिड है, लेकिन अगर इसे मैं हटा के, हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पर अलग अलग रेडिकल अगर अप्लाई करूँ, जैसे हो सकता है यहाँ क्या क्या लगा सकता हूँ, मैं यहाँ लगा सकता हूँ CH3, आराम से देखिए, C2H5 C3H7 C4H9, ये सारे के सारे रेडिकल हैं। रेडिकल किसे कहते हैं, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। रेडिकल उसे कहते हैं जिसका बॉन्ड पूरा नहीं होता, वो बेचैन होता है किसी से मिलने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए, बेचैन, उसे रेडिकल कहते हैं। इसका CH3 में देखिए बॉन्ड पूरा नहीं। बॉन्ड पूरा कैसे होता है, तो कार्बन के पास बॉन्ड तभी पूरा होगा जब कार्बन के पास कोई पदार्थ 4 हो, बॉन्ड 4 हो कार्बन का, तभी उसका बॉन्ड पूरा होगा। देखिए, लेकिन कार्बन के पास कितना है, 3 है, तो बॉन्ड पूरा नहीं है, तो इसे रेडिकल कहते हैं। यहाँ देखिए, एक कार्बन के पास 4 होना चाहिए, 2 कार्बन के पास 8 होना चाहिए, लेकिन देखिए इसका भी बॉन्ड पूरा नहीं है। इसके देख लीजिए, कार्बन बॉन्ड पूरा नहीं है, कार्बन देखिए बॉन्ड पूरा नहीं है। यहाँ याद रखिए कि जो नहीं 2 कार्बन के पास 8 हो, क्योंकि बॉन्ड पर निर्भर करता है कि बॉन्ड किस टाइप का है, लेकिन कार्बन के हमेशा बॉन्ड 4 पूरा होना चाहिए चारों तरफ से, क्योंकि कोई भी तत्व 8 इलेक्ट्रॉन से अस्थायी होता है और 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब याद रखना एक क्या है, रेडिकल। तो इस हाइड्रोजन से भी याद रखना, ये जितने भी रेडिकल हैं ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इस हाइड्रोजन को याद रखना, इस हाइड्रोजन को ये रेडिकल डिस्प्लेस कर सकती है। अगर मैं CH3 लगा दूं यहाँ, तो ये अलग प्रकार का एमिनो एसिड हो गया।
अगर ACH3 को हटा के, याद रखना, अगर ACH3 में हटा दिया और इसके जगह पर अगर C2H5 लगा दूं तो ये अलग टाइप का एमिनो एसिड हो गया। अगर C3H7 लगा दूं यहाँ तो ये अलग प्रकार का एमिनो एसिड हो गया। अगर इसे भी हटा के और अगला C4H9 लगा दूं तो ये अलग प्रकार का एमिनो एसिड हो गया। मतलब बदला इसे जा सकता है, और इसे क्या कहते हैं, रेडिकल। इसलिए मैं यहाँ कोई एक रेडिकल ना लिख के प्रॉपर मैं लिख सकता हूँ R। अब जो आपको ये फॉर्मा दिख रहा है ये एमिनो एसिड का फॉर्मा है। आ रहा है समझे मामला? अब समझिए, देखिए, तो अगर आपसे पूछे एमिनो एसिड का समान संरचना कैसी होती है, तो कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक COOH और एक NH2। अगर आपसे पूछे कि NH2 का नेचर कैसा है, तो NH2 का नेचर याद रखना है जिसमें नाइट्रोजन और प्रॉपर NH2 का नेचर भास्मिक होता है, मतलब क्षारीय। भस्म क्षार में अंतर हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन असमानता दोनों के एक जैसा समझा जा सकता है। अब देखिए, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, याद रखना है। और जो भस्म मतलब जल में घुलनशील नहीं होगा उसे हम क्षार नहीं कहेंगे, अर्थात भस्म हो क्षार है। अब याद रखिए, अगर आपसे पूछे NH2 तो NH2 कैसा है, तो NH2 बेसिक नेचर की है। कैसे है? बेसिक नेचर की, क्षारीय। और अगर आपसे पूछे COOH, मैं बताऊं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैसी नेचर है? एसिडिक नेचर है। देखिए, किसी भी पदार्थ के स्वाद के आधार पर मुख्यतः दो धर्म होते हैं, एक लवण भी होता है लेकिन मुख्य रूप से दो धर्म होते हैं, एक अम्लीय धर्म, एक क्षारीय धर्म। और कोई ऐसा पदार्थ जो दोनों धर्म को निभाता है उसे हम उभयधर्मी कहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, अगर आप Al2O3 देखते हैं, अगर आप याद रखना है ZnO देखते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि Al2O3 कैसा है, अम्लीय है क्षारीय है, तो Al2O3 धातु धातु पढ़ेंगे तो देखेंगे Al2O3 अम्लीय भी है क्षारीय भी है। ZnO कैसा है? अम्लीय भी है क्षारीय है। लेकिन याद रखना है, समानता अगर पूछे तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, तो ये धातु के ऑक्साइड होने के बावजूद भी एल्यूमिनियम धातु है। धातु कैसे पहचानेंगे? आप उसका नाम बोलिए, और नाम बोलने पर अंत में अगर यम आ जाए तो समानता समझ जाए कि धातु है, कुछ अपवाद हीलियम वगैरह को छोड़ के। मैं बोलूँ एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम अंत में यम आ रहा है, तो यम आ रहा है तो धातु है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। कोई भी धातु का ऑक्साइड हो क्षारीय होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्युमिनियम धातु है, इसके ऑक्साइड क्या होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। लेकिन जब देखा गया तो इसके ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय भी होते हैं अम्लीय भी होते हैं। जो दो धर्मों को लेकर चलता है उसे द्विधर्मी या उभयधर्मी कहते हैं, द्विधर्मी या उभयधर्मी कहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? उभयधर्मी। मतलब यह एसिडिक नेचर भी दिखाएगा और बेसिक नेचर भी दिखाएगा, अम्लीय गुण भी दिखाएगा, क्षारीय गुण भी दिखाएगा। ZnO को भी देखें तो ये भी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों भी दिखाता है। ये लाइन को याद रखना है कि धातु के ऑक्साइड समानतः क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन अपवाद में कुछ है, जैसे AlZn SnPb, अगर SnO भी देख ले और PbO भी देख ले तो ये चार ही ऐसे धातु हैं जिसके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों दिखाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब दो धर्मों को लेकर चलने वाला, दो स्वादों को लेकर चलने वाला, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। अब इधर समझिए, अगर एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड देखिए, देख के लग रहा है कि एसिडिक होगा नाम से, लेकिन याद रखना है कि अगर पूछा जाए एमिनो एसिड का नेचर कैसा होता है, तो एमिनो एसिड का नेचर कैसा होता है तो देख लीजिए, बेसिक भी है और एसिडिक भी है। एसिडिक मतलब क्या? अम्लीय भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि एमिनो एसिड का नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होते, तो याद रखना दोनों है। इसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक को हिंदी में कहा जाता है द्विधर्मी या उभयधर्मी। एम्फोटेरिक को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विधर्मी या उभयधर्मी, उभयधर्मी। उभयधर्मी का क्या मतलब हुआ? जिसका जो नेचर है अम्लीय भी हो, जिसका नेचर अम्लीय भी हो और जिसका नेचर कैसा हो? क्षारीय भी हो। वो क्या होगा? तो क्या होगा? याद रखना है, मतलब द्विधर्मी होगा, उभयधर्मी होगा। तो ये बात आप क्लियर कर चुके हैं कि एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड वास्तव में एसिडिक नहीं होता है, वह अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। अब एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगा, तो आप एमिनो एसिड के नेचर को समझ पा रहे हैं तो प्रोटीन के नेचर को बढ़िया से समझ पाइएगा। इतना बात कंप्लीट है। तो ये हमारा हो गया एमिनो एसिड। अब एक बात याद रखना है, अगर यही एमिनो एसिड में, गौर कीजिएगा ठीक से, इधर मैं अप्लाई करता हूँ इन चीजों को, अगर इसी एमिनो एसिड में, ये हमारा हो गया एमिनो एसिड, जैसे सेम टू सेम उतारता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन,
COOH, इधर देख लीजिए NH2, देखिए NH2 और नीचे कोई भी रेडिकल। ये क्या है, किसका मूर्ति दिखाई दे रहा है? तो मूर्ति, मूर्ति समझते हैं ना कि एक फर्मा, एक ऐसा फर्मा जिसमें मिट्टी को लगाते जाइए मूर्ति बनती जाएगी, तो एक फर्मा है। इसी फर्मा पे इसको बदलते जाएगा, कंपाउंड बदलता चला जाएगा, तो एमिनो एसिड है। अगर आप इसमें से गौर करना है, अगर आप इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते, एक हाइड्रोजन को हटा देते, हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, और इधर से याद रखना OH को हटा दीजिए। किसको हटाना है? OH को हटाना है, OH को हटाना है। देखिए तो क्या किया मैंने? OH को हटा दिया। तो अब जो बन गया है, इसे याद रखना है, इसे पेप्टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेप्टाइड कहा जाता है। याद रखना है, ये जो है ये क्या है? एमिनो एसिड। और इसी एमिनो एसिड से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दे और एक OH को हटा दे प्रॉपर, तो क्या बन गया? ये बन गया पेप्टाइड। मामला समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बहुत आसानी से हम लोग समझते हैं। देखो आराम से मैसेज चलाऊंगे, थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, अगर स्पीड कर दूं तो नहीं आएगा समझ में, लेकिन यकीन मानिए आप आराम से इस टॉपिक को देख लीजिए, मतलब इस टाइप का एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी नहीं मिलेगा और किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो हम लोग अभी समझ क्या बना रहे? एमिनो एसिड पे। एमिनो एसिड क्या है? तो एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, COOH, उसके बाद NH2 और नीचे क्या है? रेडिकल, कोई भी रेडिकल हो सकता है, इसे एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो एसिड एम्फोटेरिक होता है, मतलब अम्लीय भी, क्षारीय भी। कैसे होता है? मतलब प्रॉपर कॉलेज क्लास में 11th में पढ़ना कैसे होता है, लेकिन कंपटीशन होता है, जरूरी है नहीं चीज का। कैसे होता है नहीं पूछा जाएगा, अप्लाई पूछता है कि होता क्या वो बताइए, कैसे होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, होता क्या है ये बताइए। अगर पूछे कि इसी में से जो है, देखिए C सिंगल बॉन्ड H, COOH, NH2 और नीचे रेडिकल, अगर NH2 में से एक हाइड्रोजन हटा दे, COOH में से OH हटा दे, प्रॉपर अगर बोला जाए तो इससे H2 हमने निकाल लिया बाहर, तो जो बचा उसे क्या कहा जाता है? पेप्टाइड। क्या कहा जाता है? पेप्टाइड। देखिए पेप्टाइड, ये याद रखना है। तुम्हारा एक समझ हो चुका है, मतलब क्या आप समझ चुके हैं? एमिनो एसिड समझ चुके हैं और पेप्टाइड समझ चुके हैं। अब एमिनो एसिड से क्या पार्ट है एमिनो एसिड का हम लोग देखते हैं। तो एमिनो एसिड को अगर देखें, एमिनो एसिड, अगर पूछा जाए कि एमिनो एसिड पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड प्रकृति में कितने एमिनो एसिड विद्यमान है, तो पूरे एमिनो एसिड की संख्या है 20। ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल बन रहे हैं, प्रॉपर आपको कई जगह मिल सकता है कि 22, लेकिन आपको याद रखना है एमिनो एसिड की संख्या कितना है? 20। तो 20 एमिनो एसिड है। अगर आपसे पूछे एमिनो एसिड की संख्या कितना है? 20 एमिनो एसिड की संख्या है। अब एमिनो एसिड को कुछ ऐसे एमिनो एसिड, अब ध्यान से देखिए, अब 20 एमिनो एसिड जो है, अब ये जो 20 एमिनो एसिड है, यहाँ अंडरलाइन ध्यान देना है, 20 एमिनो एसिड पर सवाल पूछा जा चुका है कि कितने एमिनो एसिड है, तो 20। अब 20 एमिनो एसिड में एक बात गौर कीजिए, यहाँ 20 एमिनो एसिड में कुछ ऐसे एमिनो एसिड हैं, गौर कीजिए कितने, तो लगभग 9 एमिनो एसिड मैं बता रहा हूँ, इस आंकड़ा को याद रखें, 9 एमिनो एसिड, और इधर याद कर लीजिए 11 एमिनो एसिड। तो 20 एमिनो एसिड को कितने भाग में मैंने बांटा? 9 और 11 भाग में। किस आधार पर मैंने बांटा? तो 11 एमिनो एसिड है, गौर कीजिए 11 एमिनो एसिड है जो गैर अनिवार्य है। 11 जो है क्या है? गैर अनिवार्य। समझाता हूँ क्या होता है गैर अनिवार्य। और 9 एमिनो एसिड है जो अनिवार्य है। मतलब समझिए, गैर अनिवार्य और अनिवार्य क्या है? 9 क्या है? 9 एमिनो एसिड क्या है? अनिवार्य है। अनिवार्य एमिनो एसिड पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि अनिवार्य एमिनो एसिड कितने हैं, और कौन कौन से प्रॉपर नहीं पूछा जाता कितने हैं। और 11 जो एमिनो एसिड है कैसा है? गैर अनिवार्य है, गैर अनिवार्य। इसे अंग्रेजी में इसेंशियल कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में नॉन इसेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब है क्या समझिए इसमें, अनिवार्य किसे कहते हैं? अनिवार्य, जो मुझे लेना ही पड़ेगा उसे अनिवार्य कहते हैं। सोचिए ठीक से, अनिवार्य मुझे लेना ही पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य, इसेंशियल। यहाँ देखिए, गैर अनिवार्य किसे कहते हैं? जो मुझे नहीं लेना है। अर्थात आप सोच के बताइए कौन हमारे शरीर में होगा कौन नहीं होगा। यहाँ से सवाल बनता है कि अनिवार्य का क्या मतलब, गैर अनिवार्य का क्या मतलब है, सवाल यहाँ से बनता है एग्जाम में। तो अनिवार्य का क्या मतलब है? अनिवार्य जो मुझे लेना ही पड़ेगा, जो लेना ही पड़ेगा, प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो प्राप्त करना ही पड़ेगा मतलब हमारे शरीर में नहीं है। तो याद रखना है, अनिवार्य किसे कहते हैं? जो शरीर में नहीं है, बाहर से लेना पड़ेगा। शरीर में निर्माण,
शरीर में निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, इसे क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से लेना पड़ेगा, इसे क्या कहते हैं, अनिवार्य। जब इसमें देखा गया जितने एमिनो एसिड थे, एमिनो एसिड प्रॉपर समझिए, देखिए फिर से समझिए, एमिनो एसिड की संख्या कितनी है, 20। 20 में से 9 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो अनिवार्य है, और 11 क्या है, गैर अनिवार्य। कई बार आप एग्जाम में भूल जाएगा कि अनिवार्य कितने थे, गैर अनिवार्य कितने थे, तो याद रखना है गैर, गैर से याद रखना है, ग से 11, तो 11 यहाँ से याद रखना। तो 11 क्या है, गैर अनिवार्य, नॉन इसेंशियल है, और इसेंशियल कितना है, 9। अनिवार्य, अनिवार्य क्या क्या मतलब, अनिवार्य मुझे लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। जब बाहर से लेना पड़ेगा, अनिवार्य मतलब बाहर से लेना पड़ेगा, तो जब बाहर से लेना पड़ेगा मतलब शरीर में नहीं है, तो शरीर में नहीं है मतलब शरीर में निर्माण नहीं होता है अनिवार्य का। तो अनिवार्य एमिनो एसिड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनिवार्य एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, इसका शरीर में निर्माण नहीं होता, यह बाहर से लेना पड़ता है। और गैर अनिवार्य एमिनो एसिड है, जिसका याद रखना है शरीर में निर्माण होता है, शरीर में स्वतः निर्माण होता है, शरीर में। अच्छा, इसका निर्माण करता कौन है, तो एमिनो एसिड का निर्माण यकृत करता है, याद रखना है। तो शरीर में मैं बता चुका हूँ लगभग 1500 रिएक्शन यकृत करता है बॉडी में, लगभग सारा काम, किसी को तोड़ने का काम, किसी को फोड़ने का काम, किसी को जोड़ने का काम, प्रोटीन बनाने का काम, एंजाइम बनाने का काम, हार्मोन बनाने का काम, समांतर एंजाइम बनाने का काम नहीं, हार्मोन बनाने का काम प्रोटीन करती है, ठीक है। तो शरीर में यकृत क्या करती है, एमिनो एसिड बनाती है या बनाने का काम करती है। तो कहने का मतलब है क्या, कि इसका मतलब है शरीर में एमिनो एसिड बनती है। मामला समझिएगा, पूछा जाएगा एमिनो एसिड कौन बनाती थी, यकृत बनाती है, हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनती है, ठीक है। तो जब बनती है तो इसे बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, बाहर से लेना नहीं पड़ेगा तो इसे कहा जाता है गैर अनिवार्य, नॉन इसेंशियल। पूछा जाएगा कि कितने ऐसे एमिनो एसिड हैं जो हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता है, कितने ऐसे एमिनो एसिड है जो बाहर से लेना पड़ता है, तो लेना पड़ता है उसकी संख्या 9 है, नहीं लेना पड़ता उसकी संख्या 11 है। तो शरीर में यकृत खुद बनाती है एमिनो एसिड को, तो बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात है। तो एमिनो एसिड का प्रकार, जैसे में अगर आपसे पूछे गैर अनिवार्य प्रॉपर क्या है, तो मुख्य रूप से अगर देखें तो जैसे याद रखना है, आप जानते होंगे प्रॉपरली, वैलिन, वैलिन एक एमिनो एसिड है। उसके बाद अगर बोले तो मेथा थायोनिन, ये एमिनो एसिड है, जो याद रखना है बाहर से नहीं लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। अगर इसकी बात करें, अगर जैसे आप रोते हैं तो रोते हैं कुछ, मतलब प्रॉपर मैं बताऊंगा कौन कौन सा एमिनो एसिड, तो कुछ एमिनो एसिड है, जैसे याद रखना है कि टायरोसिन, तो टायरोसिन एक एमिनो एसिड है। जो आप उदास होते हैं तो जो आंसू बनाते हैं उसका नाम है टायरोसिन। उदास करने जैसे मान लीजिए कोई ऐसा घटना घट गया, या फिर कोई बहुत जोर से बोल दिया, कुछ भी हो गया इस टाइप का, तो आप उदास हो जाते हैं। तो उदास क्या बताइए, जब उदास होने के लिए आप कुछ बाहर से लेते हैं क्या, कि नहीं नहीं कुछ खा लेता हूँ थोड़ा सा उदास हो जाऊँ, नहीं, बाहर से आप नहीं लेते हैं, आप खुद उदास हो जाते हैं, ऐसा सेल्फ प्रोसेस है। तो याद रखना, ऐसे में जब आप उदास होना चाहते हैं, प्रॉपर उदास होना नहीं चाहते, माइंड ऐसा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि अब उदास होना है, कोई डांट रहा है, फिर मैं उदास होना है, कुछ ऐसी घटना घट गई, तो उदास होने के लिए टायरोसिन नाम का एमिनो एसिड खुद निर्माण होता है, खुद बनता है। तो टायरोसिन हमने बाहर से नहीं लिया, बाहर से नहीं लिया, याद रखना शरीर में, याद रखना शरीर में खुद बनता है, सॉरी, तो बाहर से नहीं लेना है। अच्छा, यहाँ याद रखना है टायरोसिन बाहर से नहीं लेना है, उदास होने वाला जो है तो टायरोसिन है। वैलिन मैंने कहा वैलिन बाहर से लेना पड़ता है, मेथाथायोनिन इधर होगा, मेथाथायोनिन ये सब बाहर से लेना पड़ता है। हालांकि आपको नाम नहीं याद रखना है, आपको प्रॉपर एमिनो एसिड समझना है, ठीक है। तो हमारा मामला कंप्लीट। अगर आपसे पूछा जाए कि बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, तो बाहर से लेना कौन नहीं पड़ेगा, तो टायरोसिन, जो मैंने बताया टायरोसिन। टायरोसिन एक क्या है, उदासी से लड़ने वाला, मतलब प्रॉपर याद रखना है, टायरोसिन याद रखना है कि उदासी से लड़ता भी, जैसे है ना इंसुलिन, तो इंसुलिन को अगर समझिएगा ठीक से, तो टायरोसिन क्या है, टायरोसिन अगर कम गया, सॉरी, टायरोसिन अगर कम गया आपके शरीर में, तो फिर टायरोसिन अगर कम आ तो आप उदास हो जाइएगा। टायरोसिन अगर ज्यादा हो गया तो आप उदास नहीं होगा। जो इंसान हमेशा खुश रहता है, मतलब समझिए उसके शरीर में टायरोसिन ठीक ठाक है, तो उदासी से लड़ने वाला एमिनो एसिड है, और यही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो एमिनो एसिड के जो 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब एमिनो एसिड समझिए, अनिवार्य एमिनो एसिड और क्या है, गैर अनिवार्य एमिनो एसिड है। अब इसको समझिए, तो अनिवार्य एमिनो एसिड जो है और गैर अनिवार्य एमिनो एसिड है, अगर गैर अनिवार्य एमिनो एसिड में देखा गया, जैसे टायरोसिन इस प्रकार के जो भी हैं, अगर उसमें देखा गया तो मतलब जितने भी गैर अनिवार्य एमिनो एसिड है तो उसकी संख्या कितनी, 11, और अनिवार्य एमिनो एसिड की संख्या कितना है, 9। तो इस एमिनो एसिड का जो फंक्शन ग्रुप था CH, मैं बता चुका हूँ COOH, उसके बाद अगर कहे तो NH2, और नीचे बात करें तो रेडिकल।
लेकिन इसके साथ ही याद रखना, कहीं कहीं देखा गया कि इसके साथ प्रॉपर कोई कुछ तत्व हट के और इसके साथ कोई ना कोई, मतलब प्रॉपर ए स्वतः ऐसा ही पाया जाता है, इसके साथ कोई है नहीं, इसके साथ कोई नहीं पाया गया। लेकिन इसमें मतलब अंतर हम करते हैं, इधर देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो वही फॉर्मेट है, CH COOH NH2 और रेडिकल। जब रेडिकल अगर देखा गया तो जैसे रेडिकल क्या हो सकता है, समझिए इस बात को, रेडिकल क्या हो सकता है, तो रेडिकल हो सकता है CH3। तो याद रखना, इसके किसी प्रकार से याद रखना कोई एक एटम हटके और इसके साथ कोई एटम हटके प्रॉपर, और याद रखिए इसके साथ जो जुड़ा हुआ है तो कोई मेटल जुड़ गया, जैसे कैल्शियम जुड़ गया, जैसे आयोडीन जुड़ गया, समझ लीजिए ज्यादा फिट बैठेगा आयोडीन, जैसे हाइड्रोजन हटके और हाइड्रोजन हटके यहाँ क्या जुड़ गया, आयोडीन जुड़ गया। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें तत्व आ गया है, तो तत्व किसमें आ गया, तत्व इसमें अनिवार्य में तत्व आ गया, लेकिन गैर अनिवार्य में तत्व नहीं है। इसलिए याद रखना है कि जो अनिवार्य एमिनो एसिड है इसे तात्विक एमिनो एसिड भी कहते हैं, और गैर अनिवार्य इसमें कोई तत्व है ही नहीं, इसलिए इसे अतात्विक एमिनो एसिड भी कहते हैं। मैं क्यों बताया, क्योंकि एसएससी में कई बार सवाल आ चुका है, क्योंकि साइंस के सवाल देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि कमीशन पे ध्यान देना है, लेकिन सवाल इधर उधर से ही चलते रहते हैं, जैसे उस एग्जाम का सवाल इसमें पूछा गया, इसका सवाल उसमें पूछा जाएगा, ऐसा होता है बार बार। तो याद रखना है, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर, लेकिन अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल को देखिए, या फिर बीपीएससी जितने एग्जाम को कंडक्ट करती है उसमें जो सवाल पूछेगा उसको बनाइए, तो आपका एक तैयारी बढ़िया से हो जाएगा। अब समझिए, तो अतात्विक मतलब इसमें तत्व नहीं था, अगर पूछा जाएगा कि अतात्विक अमीनो एसिड की संख्या कितनी, तो अतात्विक अमीनो एसिड की संख्या कितना, 11। पूछे अगर तात्विक अमीनो एसिड की संख्या कितना है, तो 9। यहाँ से सवाल बाहर से नहीं आएगा, इतना बस आप याद रखिए, काम आपका हो जाएगा। याद रखना, इसे बाहर से नहीं लेना है और इसे बाहर से लेना है, क्योंकि शरीर में निर्माण हो नहीं रहा है, शरीर में जिसका निर्माण नहीं हो रहा है उसको बाहर से लेना है, शरीर में जिसका निर्माण हो रहा है उसको बाहर से नहीं लेना है, ये बात मुझे याद रखनी है। तो एमिनो एसिड के बारे में इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या समझते हैं कि यही एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड के मिलने से याद रखना प्रोटीन बनती है। तो एमिनो एसिड के कैसे मिलने से प्रोटीन बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो हमको प्रोटीन का जो पार्ट है अगर देखें, तो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता कैसे, तो देख लीजिए, जैसे समझिएगा, ये देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, COOH, ऐसे देख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, COOH, समझिए ठीक से। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, सॉरी NH2, नीचे देखिए रेडिकल, कोई भी रेडिकल हो सकता है, ये क्या हो गया, एमिनो एसिड। फिर इधर यही फॉर्मेट में लिखता हूँ, C, मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, एमिनो एसिड लिख रहा हूँ, HCOOH, रेडिकल NH2, समझिए। फिर यहाँ लिखता हूँ COOH, रेडिकल NH2, हो गया। अब याद रखिए, थोड़ा देर पहले मैं बताया हूँ कि पेप्टाइड कौन होते हैं, COOH में क्या करना है कि प्रॉपर आपको COOH है ना, तो उसमें से क्या करना है, एक OH हटा देना है, और इधर क्या होगा, NH2 है तो इसमें से एक H हटा देना है, और नीचे क्या होगा, रेडिकल। ये क्या है, तो ये हमारा पेप्टाइड, मैं अभी अध्ययन क्या हूँ बताया हूँ, ये पेप्टाइड है हमारा, ठीक है। इधर चलिए हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है कि ध्यान दीजिए, यहाँ क्या मामला है, अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये जो आपका COOH पता चल रहा है, यहाँ देखिए COOH, इसका OH, ठीक है, और यहाँ जो NH2 है, अगर NH2 को अगर ठीक से लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ NHH, ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, इसको लिखा जा सकता है NH, इसको समझिए, आगे समझिए, यहाँ भी इसको मैं इसका आसान कर सकता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से, NH और H, NH2, अरे समझिए बात। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे, समझिए ऐसे, देखिए क्लियर बात है। देखिए, इसका COOH का OH पार्ट और NH का H पार्ट, सॉरी, अब देखिए इसको मैं कैसे करने वाला हूँ, इस बात को समझिए बहुत गौर से।
देखिए इसका OH पार्ट और इसका एक H पार्ट ऐसे हट गया, और ये हट के क्या बना देगा, देखा बना दीजिए, दिया H2O। यहाँ भी देखिए इसका OH पार्ट और इसका NH का एक H, H2O, ये क्या बना देगा H2O। आगे भी ये चीज अगर आगे रही कहीं भी तो आगे भी अगर देखिएगा तो इसी प्रकार का प्रोसेस होता रहेगा। इसका फिर देखिए OH पार्ट और अगला का H पार्ट जुड़ के क्या बना देगा H2O। और ये जब बनाएगा, याद रखना है, जब बनाएगा तो ऐसे इसका भी देखिए इसका H पार्ट यहाँ से अगर गायब करें तो इसका H पार्ट NH2 में से एक H हट जाएगा, और इधर क्या क्या COOH का अगर देखें तो OH पार्ट ये दोनों जुड़ के क्या बना देगा H2O। मतलब फाइनली क्या समझ रहे हैं, बहुत आराम से समझ में आ रहा है, ठीक ठाक। अब देखिए यहाँ मामला क्या देखना है, मामला ये देखना है कि जितने पार्ट को अगर देखें तो कहीं ना कहीं मैं समझने का प्रयास करूँ, बहुत गौर से देखिए तो समझ में आपको आ जाएगा। अप्लाई कीजिए यहाँ से, बहुत टफ है नहीं चीजें, ऐसे बहुत सारी संख्या में चीजें जुड़ी होती है तो इन लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा पहचानिए इसको, है कौन पहचानिए, तो देखिए ठीक से। अब H2O तो हट गया, तो लेकिन याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब आप हिंदी मूवी देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ठाकुर प्रसाद जैसे कुछ है कि ठाकुर चौधरी सिंह, इधर क्या चौधरी चरण सिंह, और दोनों के बीच युद्ध हो गया, तो युद्ध होता है, दोनों अच्छे परिवार से प्रॉपर युद्ध हो गया, खानदानी युद्ध चल रहा है, और लास्ट समय में याद रखना एक इधर से मरता है एक उधर से मरता है, फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है, उसका दोस्ती लंबे समय तक रहती है। आप रामलीला में देख लीजिए, तो रामलीला जो मूवी आप देखे हैं रामलीला, तो रामलीला में देख लीजिए दोनों तरफ से मर जाते हैं, फिर दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो समझिए इस टाइप का। अगर यहाँ देखिए अगर तो देखिए इसका OH गायब हुआ, इसका H गायब हुआ, और प्रॉपर याद रखिए उसके बाद क्या होता है जो बचा उसको देखिए, तो बचा है क्या CHCO, गौर कीजिए NH2 का एक H गायब है तो NH और क्या रेडिकल, उसमें देखिए क्या है, तो जैसे ही हटा तो दोनों में क्या, मैंने क्या कहा कि अगर दोनों मरा तो रिश्ता मजबूत, दोनों जुड़ जाएगा। तो अगला देखिए क्या बचा हुआ है CH, नीचे R, इधर देखिए CO, और इधर देख लीजिए क्या है NH। इसका H2O देखिए इसका OH पार है और इसका एक H पार है, और दोनों के बीच क्या हुआ है बंधन बना हुआ है, दोनों के बीच क्या बना हुआ है बंधन बना हुआ है, देखिए दोनों के बीच बंधन बना हुआ है। इधर भी देख लीजिए आगे भी ये चीज अप्लाई होगी, आगे देख लीजिए CHCOR NH, मामला क्या है यहाँ, तो यहाँ भी क्या हुआ है बंधन बना हुआ है। अब याद रखना है, मैं गौर से देखिए ठीक से, चेहरा मिलाइए, नहीं अब देखते होंगे अखबार में कि चेहरा पहचानो जीतो लाखों का इनाम, तो देखिए CHCOR NH, देखिए CHCOR NH, ये कौन है, तो ये भाई साहब ये जो है ये है पेप्टाइड, ये कौन है, ये है पेप्टाइड, बहुत मुश्किल नहीं है, ये कौन है, ये है पेप्टाइड, और ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड जुड़े रहेंगे, ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड इधर भी क्या होंगे जुड़े रहेंगे। मामला समझिए, मामला मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्लियर हो रहा है मामला क्या मैं समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए एक पेप्टाइड एक पेप्टाइड एक पेप्टाइड, ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड जुड़े हैं, और जब बहुत सारा जुड़ जाए उसे कहा जाता है पॉली, क्या कहते हैं उसे पॉली, क्या कहते हैं उसे पॉली। तो ये जो बन गया प्रॉपर, इसे क्या कहेंगे, अच्छा बहुत सारा क्या जुड़ा हुआ है पेप्टाइड जुड़ा हुआ है, बहुत सारा क्या जुड़ा हुआ है पेप्टाइड जुड़ा हुआ है, बहुत को क्या कहते हैं पॉली, इसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। क्या बन गया ये पॉलीपेप्टाइड, ये फैंसी नेम है पॉलीपेप्टाइड, इसी को हम लोग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। पॉलीपेप्टाइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन के नाम से जानते हैं, प्रोटीन के नाम से, प्रोटीन के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो रहा है, इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्रोटीन के नाम से जानते हैं। बहुत ईजी चीजें, अगर पूछे कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड था, तो कार्बोहाइड्रेट में याद रखें ईथर बॉन्ड था, लिंकेज कौन था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, ठीक है क्लियर हो रहा है बातें। उसी प्रकार अगर पूछे कि प्रोटीन में या फिर पॉलीपेप्टाइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड तो एक ही चीज है, तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए यही तो है बॉन्ड, क्योंकि पेप्टाइड पेप्टाइड के बीच बनने वाले बंध, देखिए इंसान इंसान के बीच बनने वाले रिश्ता को इंसानी रिश्ता कहते हैं, बकरी बकरी के बीच बनने वाले रिश्ता को बकरी रिश्ता कहते हैं, समझिए। उसी प्रकार से अगर पेप्टाइड पेप्टाइड के बीच बनने वाले रिश्ता को क्या कहते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, इसका नाम क्या होगा पेप्टाइड बॉन्ड, PB।
इसका नाम क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। आगे जो होगा उसका नाम क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अर्थात हम लोग को यहाँ से एक बात समझ में आया। अच्छा, ये बातें मैं क्यों बताई था? इस बात को मैं बता के नॉर्मली बता भी सकता था, आपको साइंस महसूस हो, साइंस दिखे। थोड़ा सा अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा माइंड यूज कर लेते हो, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैं उनके लिए भी टॉपिक डिस्कस करता हूँ जो साइंस बैकग्राउंड से है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी डिस्कस करूंगा कि उनको कैसे याद रखे चीजें। तो मैं इसलिए बताऊं कि चीजें देखिए, याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि जितना बचा पॉलीपेप्टाइड बना या फिर पेप्टाइड बना, या सॉरी पॉलीपेप्टाइड बना या फिर प्रोटीन बना, अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन सा तत्व विद्यमान है, एग्जाम में सवाल आता है, तो गौर से देखिए इसमें कौन कौन सा तत्व विद्यमान है। तो कार्बन है, कहीं भी देख लीजिए, किसी एक पार्ट को उठा के देख लीजिए, क्योंकि एक जैसे ही तो पार्ट है सब। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। कितने टाइप होंगे? तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। मतलब जो याद रखें, जो प्रोटीन बनी, अगर प्रोटीन में पूछा जाए कि कौन कौन सा तत्व विद्यमान है, तो प्रोटीन में जो तत्व विद्यमान है, याद रखें प्रोटीन में जो तत्व विद्यमान है उस तत्व में क्या कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। मिला लीजिए, यही 4 तत्व विद्यमान होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व विद्यमान था? तो कार्बोहाइड्रेट में विद्यमान था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और प्रोटीन में कौन बढ़ गया? नाइट्रोजन। सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन में कौन तत्व का होना एकदम अनिवार्य है, जरूरी है? तो नाइट्रोजन। अच्छा, प्रोटीन में चारों तत्व क्यों पाए गए? क्योंकि प्रोटीन, याद रखना है, एमिनो एसिड से बना होता है। अगर पूछे कि प्रोटीन के सबसे सरल अणु कौन से है, तो प्रोटीन के सबसे सरल अणु क्या है? एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अरे समझ बात? तो अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का एकलक का नाम क्या है, प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन किसका बहुलक होता है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक होता है, क्योंकि एमिनो एसिड से पेप्टाइड बना और पेप्टाइड से क्या बना? प्रोटीन बना। कोई डाउट मुझे लगता है नहीं होना चाहिए यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग चीजें अप्लाई करेंगे। बेसिक था, मतलब प्रॉपर बेसिक समझिए, तो प्रोटीन का एक आत्मा था। अगर इस बात को समझ ले, आगे आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं जो पार्ट हम लोग अभी तक देख चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं जो एमिनो एसिड का एक फॉर्मेट है। एमिनो एसिड उभयधर्मी हो सकते हैं, मतलब अम्लीय क्षारीय दोनों हो सकते हैं। एमिनो एसिड में से याद रखना, इधर से OH और इधर से हाइड्रोजन हटा दो तो इसे पेप्टाइड कहते हैं। और यही पेप्टाइड को अगर बहुत ज्यादा जोड़ दें, अमीनो एसिड की संख्या 20 है, या 2 प्रकार के होते हैं, एक अनिवार्य, दूसरा गैर अनिवार्य। अनिवार्य 9 होते हैं और गैर अनिवार्य 11 होते हैं। इतना आपको याद रखना है, इस समझ को डेवलप करना है। इसके बाद अगर देखें तो एमिनो एसिड को अगर बहुत सारे एमिनो एसिड को जुड़े तो वही प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछे कि एमिनो एसिड प्रोटीन की सरल इकाई कौन सी है, तो एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड इस प्रकार से बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो प्रत्येक पार्ट को पेप्टाइड कहते हैं, और पेप्टाइड के बीच पाए जाने वाले बंधन को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर आपसे पूछे प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ये हमारा पूरा टॉपिक कवर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं चाहिए। अब हम लोग अप्लाई करते हैं आगे। अब देखिए, प्रोटीन पर समझ बनाते हैं। अब यहाँ से टॉपिक हमारा प्रारंभ होता है प्रोटीन। चलिए, आप एक बार बस ध्यान से इस पूरे टॉप कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, आपको पूरे इस जन्म में तो प्रोटीन में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो याद रखना प्रोटीन, अब प्रोटीन पढ़ने के लिए कौन कौन से आयाम पे चलना है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्रोटीन से जो जो सवाल उठ सकते हैं उसको मैं आयाम में फिट करता हूँ ताकि प्रोटीन आसान लगे। अब याद रखिए, प्रोटीन में कोई भी टॉपिक किसी प्रकार से हार्ड नहीं लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, अब सबसे पहले प्रोटीन पढ़ने के लिए प्रॉपर याद रखिए, प्रोटीन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो प्रोटीन को ऐसे देखते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रोटीन जो शब्द है, देखिए याद रखिए, प्रोटीन का अगर पूछे आपसे खोज किसने किया, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, प्रोटीन का खोज देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन शब्द किसने दिया। प्रोटीन शब्द किसने दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन के अनिवार्य तत्व कौन से, मतलब प्रोटीन में कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, इसके आधार पर हम देखेंगे अनिवार्य तत्व से संबंधित प्रोटीन कौन कौन से हैं वो देखेंगे। और उसके बाद अनिवार्य तत्व से संबंधित प्रोटीन कौन कौन से वो देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन के कार्य। और हम लोग इतना कवर कर ले तो फिर प्रोटीन से किसी टाइप का कोई सवाल नहीं बचने वाला है, बहुत आराम से देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन का खोज। तो प्रोटीन का जो खोज है उस साइंटिस्ट का नाम है मूलर। प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो प्रोटीन का खोज जनरली हम लोग देखते हैं, प्रोटीन का खोज किया था मूलर ने।
याद रखना है, ऐसे व्हाइट से ही लिखता हूँ, ठीक रहेगा। प्रोटीन का खोज किसने किया था? प्रोटीन का खोज याद रखना किसने किया? मूलर ने, मूलर ने, ठीक है, ये बात याद रखना है। प्रोटीन का खोज मूलर ने किया था। कैसे किया था कभी साइंस स्पेशल डिस्कस करेंगे तो हम लोग बात करेंगे, हालांकि कंपटीशन में से सवाल बनेगा। मूलर ने खोज किया था। प्रोटीन शब्द, तो प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो प्रोटीन शब्द दिया था ब्रेजिलियस ने। ब्रेजिलियस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। कार्बनिक यौगिक के बारे में जो पहला सिद्धांत है इन्हीं ने दिया था। और इन्हीं का जो शिष्य था जिसका नाम था वोल्हर, उसने यूरिया का खोज करके ब्रेजिलियस के कॉन्सेप्ट को गलत कर दिया था। यूरिया, यूरिया का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, याद रखना है NH2CO, CO लिखा हुआ है CONH2, ये यूरिया का सूत्र है। और प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। इसलिए सवाल पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है? तो प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। बातें कंप्लीट है। किसने बनाया था? तो वोल्हर ने बनाया था, जो ब्रेजिलियस का शिष्य था। केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे इस पर। मैं एक आयाम देता हूँ कि कहीं मान लीजिए कि हाँ आगे टॉपिक स्किप हो गया तो फिर आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। तो प्रोटीन का खोज किसने किया? मूलर ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया? ब्रेजिलियस ने। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व अनिवार्य हैं, हो सकते हैं, जिसका होना जरूरी है, उसे अनिवार्य तत्व कहते हैं, जरूरी है। तो समझिए, तो अनिवार्य तत्व कौन कौन से प्रोटीन में होना चाहिए? याद रखना है नाइट्रोजन। मैंने ट्रिक बताया था, अगर पूछे प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं तो प्रोटीन में नोच दीजिए, नोच, NOCH। तो याद रखना प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होंगे? नोच, NOCH। तो प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होगा? तो प्रोटीन में होगा नाइट्रोजन, प्रोटीन में होगा ऑक्सीजन, प्रोटीन में होगा कार्बन, और प्रोटीन में कौन होगा? हाइड्रोजन। इतने तत्व विद्यमान होंगे प्रोटीन में, अनिवार्य तत्व। लेकिन अनिवार्य तत्व के साथ प्रोटीन में कुछ सहायक तत्व भी हो सकते हैं। सहायक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? तो सहायक तत्व हो सकते हैं जिसका नाम है जिंक, जिंक। उसके बाद जिंक हो सकते हैं। इसके अलावा कौन हो सकता है? तो इसके अलावा हो सकता है, याद रखना, कैल्शियम। इसके अलावा कौन हो सकता है? निकेल। उसके अलावा कौन? याद रखना है निकेल बहुत कम, मतलब बहुत कम मात्रा में निकेल होता है। तो जिंक हो सकता है, निकेल हो सकता है, उसके बाद कैल्शियम हो सकता है, लोहा हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और मैग्नीशियम हो सकता है। ऐसे सवाल बनते हैं, याद रखना है। इतने तत्व सहायक तत्व हो सकते हैं। मतलब प्रोटीन में सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन हो, जरूरी नहीं, इसके अलावा भी तत्व होते हैं, ठीक है। हो सकते हैं कौन कौन, उस पर बात करते हैं। तो सहायक तत्व में कौन कौन हो सकता है? बोलिए मेरे साथ। जिंक हो सकता है, निकेल हो सकता है, लोहा हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सल्फर मैंने लिखा, सल्फर हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, चीजें ठीक है, इतने हो सकते हैं। तो सहायक तत्व में बताइए कौन कौन। अच्छा, आपको याद अगर ना हो कि कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं इसका ट्रिक। ट्रिक नहीं है, नॉर्मल याद रखिए, लाइन याद रखिए कि जान लो IPS हूँ, जान लो IPS हूँ, ऐसे याद कर लीजिए। तो जान लो, तो याद रखें जा से जिंक, देखिए ट्रिक मैं बार बार कहूँ, ट्रिक सही नहीं होता है, लेकिन कई बार सहायक होता है। जब एग्जाम में आपका माइंड काम ना करे, प्रेशर हो सकता है, माइंड में प्रेशर अगर आ जाए, काम ना करे ठीक से, तो आप यहाँ ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो हालांकि ठीक रहेगा, आप कॉन्सेप्ट बनाइए, लेकिन हाँ ट्रिक थोड़ा सा यूज कर लीजिए। तो जिंक जान लो, तो न से क्या? निकेल, क्योंकि नाइट्रोजन तो मूल तत्व में है। जान लो, लो से लोहा, जान लो क्या हूँ? IPS हूँ, तो आयोडीन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, IPS हूँ, ठीक है। इसके अलावा याद कर लीजिए, एक साइड से याद कर लीजिए, मतलब जान लो मैं IPS हूँ, तो मैं से याद कर लीजिए मैग्नीशियम। ये मामला है, जिंक, निकेल, लोहा, मैग्नीशियम, IPS। कैल्शियम मैंने नहीं लिखा, कैल्शियम। P से फास्फोरस, और S से क्या याद रखना है? सल्फर, ठीक है। यहां से सवाल अगर पूछ लिया जाता है कि ये जो सहायक तत्व है, सहायक तत्व किस किस प्रोटीन में पाए जाते हैं, ऐसे सवाल पूछा जाता है। कार्य पर हम लोग अभी बात करेंगे, जस्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि सहायक तत्व, सहायक तत्व में क्या है? जान लो मैं IPS हूँ, तो जान से जी से जिंक, मतलब जान लो, ना से निकेल, उसके बाद लो से लोहा, लोहा, उसके बाद आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, चीजें ठीक है, फाइनल है चीजें।
अब इसको मैं क्या अप्लाई करता हूँ, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, प्रोटीन हो गया फाइनल। अब ये प्रोटीन किस किस, ये जो तत्व है किस किस प्रोटीन में पाया जाता है उस पर बात करता हूँ मैं। अब देख लीजिए जैसे क्या तरीका था, कैसे कौन कौन से प्रोटीन में सहायक तत्व है। तो अनिवार्य देखिए प्रोटीन में जो तत्व है, तो प्रोटीन में जो तत्व है दो प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रोटीन में एक तत्व जिसे कहते हैं अनिवार्य तत्व, और दूसरा प्रोटीन में जो दूसरा तत्व होगा उसका नाम क्या है, सहायक तत्व। अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया अनिवार्य तत्व तो नोच, तो इसका ट्रिक याद रखना है, नोच, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। और सहायक तत्व में क्या है, जान लो, तो जा से जिंक, न से निकेल, जान, लो से लोहा Fe, मैं से मैग्नीशियम, मैं IPS हूँ आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर। सवाल पूछा है कि कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है जिसमें जिंक पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप जानते हैं डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन हम लोग लेते हैं, तो जो इंसुलिन है इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड सवाल है, तो आपको याद रखना है। तो जिंक किस प्रोटीन में पाया जाता है, तो इधर जो प्रोटीन उसका नाम मैं लिखता हूँ प्रोटीन। तो कौन कौन से, तो जिंक किसमें पाया जाता है, इंसुलिन में। इंसुलिन याद रखना, इंसुलिन इन। और इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेते हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं मधुमेह के इलाज में, मधुमेह के इलाज में, डायबिटीज में। मधुमेह में याद रखने बातें। हालांकि हम लोग जब बात करेंगे वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में डायबिटीज पर, तो हम डिस्कस करेंगे, या फिर डिजीज में डिस्कस करेंगे मधुमेह पर। तो याद रखना इंसुलिन या अगर पूछा जाए इंसुलिन, तो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए इंसुलिन है, तो इंसुलिन के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है, जिंक। हो गया, आगे देख ले। अगर निकल की बात करें, निकल किस में पाया जाता है, तो निकल कुछ मात्रा में एक्टिन में पाया जाता है, कुछ मात्रा में एक्टिन में। एक्टिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे मांसपेशी में पाया जाता है। तो याद रखना एक्टिन में। लोहा की बात करें तो लोहा बहुत फेमस है, यहाँ से दो तीन बात याद रखना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड को लाल करने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन हो, किसी भी प्रोटीन में अगर ग्लोबिन लगा हो, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, किसी प्रकार का ग्लोबिन लगा हो, तो उसमें आयरन जरूर पाया जाएगा। तो याद रखना लोहा किस में पाया जाता है, तो पहला हीमोग्लोबिन में। हमारे खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, RBC। अब समझिए, और दूसरा बात क्या है, ग्लोबिन या मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा, सबसे रिपीटेड सवाल। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको इंसुलिन पे ध्यान देना है और दूसरा हीमोग्लोबिन पे ध्यान देना है। हीमोग्लोबिन में दो तीन बातें याद रखना है कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार की ऐसी कोशिका है, मतलब प्रॉपर RBC ऐसी कोशिका जिसमें किसी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखना। उसके बाद याद रखना कि हीमोग्लोबिन में लोहा नाम का धातु पाया जाता है, आयरन, और मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम किस प्रोटीन में पाया जाता है, तो उसका नाम बहुत फेमस है, बहुत रिपीटेड वाले भी है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल याद रखना है। क्लोरोफिल कुछ लोग का माना कि पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट होने के साथ साथ प्रोटीन भी है। ऐसे देखिए तो हीमोग्लोबिन तो पिगमेंट है। पिगमेंट किसे कहते हैं, जो कलर प्रोवाइड करे, जो कलर दे, उसे क्या कहते हैं, पिगमेंट, वर्णक। वर्ण मतलब रंग। तो याद रखें, अगर पूछे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, किस प्रोटीन में पाया जाता है, तो उसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि क्लोरोफिल नाम के प्रोटीन में कौन सा वर्णक, कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। आयोडीन किस प्रोटीन में पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है थायरोक्सिन में। थायरोक्सिन नाम के प्रोटीन याद रखना है, जो घेगा के इलाज में काम आता है, ग्वाइटरो के इलाज में काम आता है, थायरोक्सिन, उसमें आयोडीन पाया जाता है, तो थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन प्रोटीन में अगर पूछा जाए कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। BPSC में पूछा हुआ सवाल है। फास्फोरस किसमें पाया जाता है, तो दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम है कैसीन। तो कैसीन जो है, कैसीन याद रखना है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन। सवाल अगर आपसे पूछेगा कि दूध का श्वेत रंग किसके कारण होता है, सवाल बहुत बार रिपीट किया जाता है, यहाँ से लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना है, दूध में अगर पूछे, मिल्क में, कि मिल्क का रंग सफेद कैसे, दो कारण से दो सवाल पूछा जाता है कि मिल्क का रंग सफेद क्यों होता है, दूसरा सवाल पूछा जाता है कि मिल्क का रंग पीला क्यों होता है। तो इसका आंसर है कैसीन, और एक का आंसर है कैरोटीन। तो यहाँ लोग गड़बड़ाते हैं कि कौन सा कैसीन होगा, कौन सा कैरोटीन। तो देखिए मैं लिखता हूँ कैसीन, कैसीन भी एक प्रोटीन है, और दूसरा है कैरोटीन, कैरोटीन ये भी एक प्रोटीन है। केराटिन ये भी प्रोटीन है।
तो केराटिन से हमारा नाखून, बाल वगैरह निर्माण होता है केराटिन से, तो केराटिन तो ऐसे हटा दीजिए। दूध में कैसीन और कैरोटीन पाया जाता है। अब इसमें से कौन होगा, तो देखिए खोजिए, दूध का रंग सफेद किस कारण होता है, तो सफेद स किस में, कैरोटीन में है कि कैसीन में है, तो कैसीन में स है, तो स वाला आंसर स हो जाएगा, कैसीन। और पीला किस कारण होता है, तो पीला हो जाएगा कैरोटीन के कारण। तो ये सवाल पर बहुत गौर से ध्यान देना है, कैरोटीन के कारण, बहुत रिपीटेड सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। प्रॉपर देखिए सवाल ही करवा रहा हूँ, सवाल आने वाला सवाल है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। थायरोक्सिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयोडीन। और फास्फोरस किसमें पाया जाता है, तो फास्फोरस मैंने बताया किसमें पाया जाता है, कैसीन में। कैसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और सल्फर अगर पूछे कि सल्फर कहाँ पाया जाता है, तो सल्फर के लिए याद रखना है आपको, मैंने बताया नाखून, जानवर का खूर, हमारा बाल, नख, ये सब किससे बनता है, तो ये सब बनता है केराटिन से। केराटिन एक प्रोटीन, तो केराटिन कहाँ पाया जाता है, केराटिन में क्या पाया जाता है, सल्फर। अब ये जो प्रॉपर हमारा जो प्रोटीन हो गया, ये इतने सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन हमारा प्रोटीन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग अगले क्लास में हम लोग जितने इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन का कार्य, वो बच गया टॉपिक, तो प्रोटीन के कार्य पर बात करेंगे। जितने प्रोटीन हो सकते हैं जैसे कैसीन, थायरोक्सिन, उसके बाद केराटिन, ग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, जितने प्रोटीन और हैं, जैसे अगर बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण वो डीएनए को मोड़ के रखता है और डीएनए को बांध के रखता है, और इसी से हमारा क्रोमोजोम बनता है जो हमारे शरीर के सभी प्रकार के लक्षणों को डिसाइड करता है। तो इन सभी यहाँ पर हम बात करेंगे अगले क्लास में। बस इसी ऊर्जा के साथ बने रहिए और बहुत बेहतरीन ढंग से इसको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और अगले क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करके मैं जो सवाल आ सकता है, जो मतलब आगामी वर्ष में सवाल आ सकता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। चलिए मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।